हेलो। जी सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। मेरा एक नेटवर्क का इशू था। आई वाज ट्राइंग बाय 6:55। ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टैक्सेशन, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स क्या होता है? वो सबको होता है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। जो आप लोगों के जैसे जो प्रोफेशनली डील करते हैं लोग, उन्हें तो बहुत अच्छे से आइडिया है। मेरा बुक देख लो, ये मेरा ख्याल है। जी, टैक्सेशन जो बुनियादी उसूल है वो आपको आइडिया है। टैक्स का बुनियादी उसूल ये होता है कि आप लोगों पर ज्यादा बर्डन डाले बगैर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करें। तो टैक्सेशन के बारे में सबसे पहली बात तो देखी जाती है कि व्हाई टैक्स इज, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन। पहला फंक्शन होता है फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। आपको आइडिया होना चाहिए कि जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, उसके उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फिस्कल होता है। फिस्कल मीन गवर्नमेंट को अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए कुछ रेवेन्यूज चाहिए होते हैं। तो जो रेवेन्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैटर होते हैं, जिससे उसने पूरी इकोनॉमी को रन करना होता है। गवर्नमेंट को पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन कैसे करेगी? जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर है बहुत बड़ा इंसेंटिव। अगर कोई अपना टारगेट अचीव कर लेता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी एक टैक्स रिबेट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को ग्रो करना चाहती है, इंकरेज करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप उसमें टैक्स कंसेशन दें कि जनाब अगर कोई ये टारगेट अचीव करेगा तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए टैक्स रिबेट्स दी जाएंगी।
राइट। तो आप टैक्स को एक इंसेंटिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है कि टैक्स लगाने के उसूल। पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं, इनमें टैक्स एक बहुत बड़ा इशू है। टैक्सेशन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए, दर्द सर है कि हम किस तरह से अपने टैक्स को मैक्सिमाइज, टैक्स कलेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी होगा, अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आप मुझे बताइएगा कि आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान में कोई शख्स टैक्स नहीं देना चाहता। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं। लोग टैक्स तो देते नहीं है, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। गवर्नमेंट भी कहती रहती है लोग टैक्स नहीं जमा करवाएंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हम भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो कहते हैं आप टैक्स नहीं देंगे तो तरक्की करेंगे। तो टैक्स दिए, टैक्स वो, टैक्स वो, टैक्स वो। तो भाई कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है कि टैक्स वो उसूल क्या है। एडम स्मिथ ने 4 बुनियादी उसूल बताए थे टैक्स लगाने के। अगर आप वो 4 उसूल फॉलो करें तो सर सभी लोग टैक्स देंगे डेफिनेटली। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, इकोनॉमी एंड कन्वीनियंस। ये 4 ऐसे उसूल हैं जो हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए। वैसे ये एडम स्मिथ के नाम से मशहूर हैं। वैसे ये एडम स्मिथ के नाम से मशहूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप ज़कात का निज़ाम देखें तो वो इन्हीं 4 उसूलों पर है। और देखिएगा अगर ये निज़ाम चल रहा है ना ज़कात का, तो इन 4 उसूलों, तो फिर इसका मतलब ये एडम स्मिथ के उसूल तो ना हुए, क्योंकि हमारा इस्लाम का निज़ाम पुराना है। एडम स्मिथ तो 1776 के अंदर ये असूल दिए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये 1400 साल पहले का बता दिया वो सारा कुछ। तो ये उसूल पढ़ने बहुत जरूरी है जी। पहला उसूल है इक्वालिटी का। टैक्स लगाते वक्त मसावात, इक्वालिटी मीन मसावात, मसावात को जरूर ध्यान में रखा जाए। अच्छा, मसावात का मतलब, इक्वालिटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप हर शख्स को 1000 रुपए टैक्स लगा दें, हर किसी को 2-2 हजार रुपए टैक्स लगा दें। ऐसा नहीं है। रिच और पुअर को बॉदर करते हुए टैक्स लगाए, कि जो हाई इनकम ग्रुप में है वो ज्यादा प्रपोर्शन पे करें, और जो पुअर है या लो इनकम ग्रुप है वो लो प्रपोर्शन से हो, और एक सर्टेन पोर्शन से कम टैक्स होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे बिजली का चाहे आप 10 यूनिट यूज करें, 100 यूनिट यूज करें, 1 लाख यूनिट यूज करें, रेट आपको
जीएसटी के साथ ही मिलेगा। ठीक है, आजकल वो कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट से नीचे वालों को जीएसटी नहीं देंगे, 50 वालों से नीचे नहीं करेंगे, लेकिन पेट्रोल के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोल के केस में तो चाहे 1 लीटर परचेज करें, चाहे 1000 लीटर परचेज करें, पर लीटर रेट तो सेम नहीं रहता, क्योंकि पर लीटर जो लेवी होती है, टैक्स लेवी, वो सेम होती है सबके लिए। तो टैक्स का उसूल है कि इक्वालिटी की बुनियाद पर लगाएं। सर्टेनिटी, बर्डन ऑफ टैक्स जो है, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि मिस्टर ए पे टैक्स इंपोज हुआ हो तो मिस्टर बी ना पे कर रहा हो। जैसे जीएसटी में क्या होता है, imposed on sales and paid by consumer। जरा बताइए ना मुझे। कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम टैक्स कलेक्शन के साथ टैक्स कॉस्ट जो है टैक्स कलेक्शन की मिनिमम करके मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में ये एक अजीब बात है, आपको आइडिया होगा, एफबीआर का एक ऑफिस है, महकमा है, उसमें हैवी सैलरीज हैं, हैवी प्रोटोकॉल्स हैं, लग्जूरियस बिल्डिंग्स हैं, इतना ज्यादा बजट खर्च किया जा रहा है एफबीआर पर। है ना आइडिया आप लोगों को एफबीआर के बारे में और एफबीआर के एक्सपेंडिचर्स के बारे में? बेतहाशा। यस, तो करना क्या उन्होंने, टैक्स कलेक्शन करनी है। इसका मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। भाई आप 1 करोड़ का टैक्स, चलिए जी इसको मिनिमम कर देते हैं, 100 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करते हैं, 90 रुपीज आप खर्च कर लेते हैं कि जनाब सैलरीज हैं, स्टेशनरी है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो 90% अगर आप कॉस्ट बेयर करते हैं तो क्या फायदा हुआ टैक्स कलेक्ट करने का, सारा तो आपने अपने ऊपर ही खर्च कर लिया। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन पे टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। कन्वीनियंस, कंफर्ट, सिंपल सिस्टम, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम। टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम, एक ऐसा निजाम जिसमें टैक्स पेयर को कंफर्ट हो, आसानी हो, सुकून हो, परेशानी ना हो। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए कि लोग टैक्स के सिस्टम की वजह से टैक्स सिस्टम से भागें। अदर आपने रीडिंग कर लेनी, अदर क्या होते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ टैक्सेस।
3 तरह के टैक्स इंपोज किए जाते हैं जी। एक है प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। ये 3 निजाम होते हैं जी। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर आप में से ये सीखना चाहता है, इन आसानी से सीखना चाहता है, तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक सिखा रहा हूं, तवज्जो सुनिएगा। एक चीज होती है टैक्स बेस और एक होती है टैक्स रेट। याद रखें, टैक्स बेस एंड टैक्स रेट। टैक्स बेस का मतलब होता है वो अमाउंट जिस पे टैक्स इंपोज किया जाए। लाइक प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी बेस, इनकम टैक्स है तो इनकम बेस, सेल्स टैक्स है तो सेल्स बेस। तो जिस चीज पे टैक्स इंपोज किया जाता है वो एसेट, वो वैल्यू, वो फैक्टर जिस पे टैक्स इंपोज किया जाएगा, इनकम, प्रॉपर्टी, सेल्स, कोई भी ऐसी चीज जिस पे टैक्स इंपोज किया जाए उसे कहते हैं टैक्स बेस। टैक्सेबल वैल्यू और एसेट। जबकि टैक्स रेट क्या होता है? द रेट ऑफ टैक्स मीन परसेंटेज ऑफ इम्पोजिशन। किस परसेंटेज से आप टैक्स इंपोज करते हैं। अगर ये दोनों चीजें पता हों तो फिर ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ना कोई इशू नहीं है, बल्कि बहुत आसान हो जाता है। मसलन अब जरा तवज्जो से सुनिएगा बात। अगर टैक्स बेस ये आपने गौर से सुनना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत फायदा होगा आपको इसको समझने का। टैक्स बेस और टैक्स बेस आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब टैक्स रेट बेस इंक्रीज हो तो टैक्स रेट भी इंक्रीज हो, अगर टैक्स बेस डिक्रीज हो तो टैक्स रेट भी डिक्रीज हो। जैसा कि इनकम टैक्स आपको पता होगा, ठहरे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल वो अब आप इंजॉय करना चाहें इससे कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने बता दिया है। अगर आपका टैक्स बेस और टैक्स रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, राइट। फिक्स टैक्स रेट, फिक्स टैक्स रेट। अगर आपका टैक्स रेट फिक्स हो जाए कि जनाब उसके साथ उसने चेंज नहीं होना, टैक्स बेस के साथ टैक्स रेट ने नहीं होना, रेट चेंज नहीं होना, तो फिर क्या मतलब है इसका? उसका एक ही मतलब है कि वो आप एक सर्टेन परसेंटेज से रेट दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जीएसटी, जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में आप देखें, जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं इसको हम लोग। आप जितना मर्जी सेल करें, जितनी मर्जी बाइंग सेलिंग करें, आपका जो रेट है वो फिक्स रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं आना। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? हैवी बर्डन ऑन लो इनकम ग्रुप and less burden on high income group। अगर टैक्स का हैवी बर्डन गरीब पे आए, प्रोपोर्शनली लो बर्डन अगर अमीर पे आए, तो इसे हम कहते हैं रेग्रेसिव। इसकी एग्जांपल जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, वो पेट्रोल लेवी है। याद रखें, पेट्रोलियम लेवी है। टैक्स ऑन पेट्रोल। अब देखें, तकरीबन 35 रुपीज पर लीटर टैक्स है पाकिस्तान में। अब ये पर लीटर चाहे बाइक वाला आए चाहे गाड़ी वाला आए, वो पर लीटर
₹30 to ₹35 ही देगा, तो सर ये ₹3500 बाइक वाले के हिसाब से तो हैवी है। प्राडो और किया स्पोर्टेज के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ा नॉमिनल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर बाइक वाला आ रहा है और वो भी ₹35 पर लीटर टैक्स दे रहा है, और एक प्राडो वाला आ रहा है वो भी ₹35 पर लीटर टैक्स पे कर रहा है, तो सर ये आप कहेंगे कि यार बाइक वाले की इनकम तो मे भी 10, 15, 20 हजार रुपये महीना होगी, और वो 10, 20 हजार रुपये पर डे अर्न करता होगा या उससे भी ज्यादा, तो इन दोनों का फिर टैक्स बर्डन मैच तो नहीं कर रहा ना। तो टैक्स पेट्रोलियम लेवी का जो टैक्स बर्डन है वो लो इनकम ग्रुप पे ज्यादा है और हाई इनकम ग्रुप पे रिलेटिवली कम है। राइट जी। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, एफिशिएंट होना चाहिए, वही जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में है। आगे हैं दो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इसमें आप टैक्स बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, और इसमें कैन बी शिफ्टेड, इस पे बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल्स क्या है? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गेन टैक्स एटसेट्रा। जबकि इधर जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये वो टैक्सेस हैं जिनका बर्डन शिफ्ट होता रहता है। बताएं, यहां तक समझ आया आपको पॉइंट? यहां तक समझ आए जी पॉइंट्स? अब आप इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं, इन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग टैक्स पे क्यों नहीं करते। क्या वजह है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम है? बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड हो सकता है कि ना हम टैक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं और ना ही हम टैक्स की क्वालिटी को देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो आप देखा जाए, अगर आप, मेरा ख्याल है माशाल्लाह सारे लोग ही डील कर रहे हैं तकरीबन प्रोफेशनली, तो अगर आप टैक्स का निजाम ठीक करेंगे तो टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। वरना ये जब तक निजाम ठीक नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी चीखें पुकारें, लोगों को बुरा भला कहें, टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं सकती। गॉट इट?
चलें, इससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस, जो कि आप लोगों को काफी सारी चीजें वैसे ही पता है कि फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। जी, पब्लिक फाइनेंस। इसमें से एमसीक्यूज जनरेट होते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन रखें, जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक फाइनेंस, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में बुनियादी फर्क क्या होता है। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में बुनियादी फर्क क्या होता है। नंबर वन, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। ये बड़े डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको तवज्जो से सुनिएगा। रीडिंग से समझ तो आ जाते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखें, एक होती है आपकी इनकम और एक होते हैं आपके एक्सपेंस। प्राइवेट फाइनेंस में हम अपने इनकम से एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाते हैं। एक शख्स कहता है जी मेरे पास 1 मिलियन रुपीस पड़े हुए, मैंने 1 मिलियन के हिसाब से अपना खर्च करना है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस क्या करती है, पहले एक्सपेंडिचर प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इनकम तय करती है। मतलब कहते हैं वहां पे 1 मिलियन एक्सपेंडिचर्स करने हैं, जिधर से मर्जी अब इनकम जनरेट करें। याद रख ले हमेशा, प्राइवेट फाइनेंस में पहले अपनी इनकम देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं, जबकि पब्लिक फाइनेंस में अपने एक्सपेंडिचर तय कर लिए जाते हैं, उसके मुताबिक अपनी इनकम को प्लान किया जाता है। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस और नो? अगर नहीं आया तो काइंडली नो कहा करें, ताकि उसको फिर उसके अकॉर्डिंग रिपीट किया जा सके। ओके, दूसरा है बजटिंग। जो आपका पब्लिक प्राइवेट फाइनेंस होता है, इसमें बजटिंग कंपलसरी नहीं होती। आप चाहें तो अपना बिजनेस है, बजटिंग करें, चाहें तो बजटिंग करें,
और नहीं चाहे तो बजटिंग ना भी करें। मतलब अगर आप चाहें, आपका बिजनेस है जी, प्राइवेट बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो प्राइवेट बिजनेस में क्या है, चाहे तो आप बजट प्लान करके चलें और चाहे आप प्लान किए बगैर चलें। तो इसमें बजटिंग ऑप्शनल है, लेकिन इसमें कंपल्सरी है। यानी कि आपको गवर्नमेंट को अपनी बजटिंग करके चलना पड़ता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट के इदारों को भी। ये समझते हैं ना आप लोग, अपने डिपार्टमेंट को जानते होंगे आप कि डिपार्टमेंटल बजट्स बनते हैं पहले। पब्लिक सेक्टर में बजटिंग मैंडेटरी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी मर्जी है, आपने बजट बनाना है बनाए, नहीं बनाना ना बनाए। राइट। बोरिंग, प्राइवेट सेक्टर में आप बोरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। आप बैंक से बोरिंग कर सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी से बोरिंग कर सकते हैं, लेकिन आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से बोरिंग नहीं कर सकते। जबकि गवर्नमेंट अपने बैंक से भी बोरो कर सकती है और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से भी बोरिंग कर सकती है। बोरिंग की लिमिट्स डिफरेंट होती हैं प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस की। ये जरा सुनिएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन बताएगा डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट बताइए। जब गवर्नमेंट को अपने बजट में रिसीट्स कम हो और पेमेंट्स बढ़ जाएं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो, तो इसे कहते हैं डेफिसिट। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए फाइनेंस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट नए नोट छापती है, न्यू नोट्स की प्रिंटिंग की जाती है, गवर्नमेंट अपने सेक्टर को प्राइवेटाइज करती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डेफिसिट नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी इनकम के मुताबिक एक्सपेंडिचर करते हैं, इसलिए आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से बढ़ते ही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप चूंकि अपने एक्सपेंडिचर को टारगेट करते हैं, उसके बाद इनकम प्लान करते हैं, तो क्या पता इनकम उतनी रिसीव हो ना हो, इनकम उतनी कलेक्ट हो ना हो। इसलिए गवर्नमेंट को आमतौर पे डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को डेफिसिट का सामना नहीं करना पड़ता। ओके। एक और फर्क होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जो प्राइवेट फाइनेंसर होता है ना, प्राइवेट फाइनेंसर, इसका इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। प्राइवेट बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता सिवाय प्रॉफिट का। लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ, ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यूजुअली अपना पॉलिटिकल स्टे होता है जनाब, जितना ज्यादा हो जाए। वो ये नहीं देखते कि मुल्क कहाँ जा रहा है, इकॉनमी किधर जा रही है, टारगेट्स क्या हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा पॉलिटिकल स्टे कैसे प्रोलॉन्ग कर सकता है। हमारा जो इख्तियार है
वो किस तरह से प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो इसलिए पब्लिक फाइनेंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर होता है, जबकि प्राइवेट बिजनेसमैन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो अपना फ्यूचर को बहुत ज्यादा 20, 25, 30, 50 साल का प्लान नहीं करता, जबकि गवर्नमेंट हमेशा अपना पहले फ्यूचर सोचती है कि जनाब आज जो हम काम कर रहे हैं, हम जो कुछ भी आज प्लान कर रहे हैं, इसको हम फ्यूचर में कैसे देखते हैं, 20 साल बाद कैसे देखते हैं। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में प्रोविजन फॉर द फ्यूचर होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्रोविजन फॉर द फ्यूचर नहीं होती। सीक्रेसी बड़ी कॉमन बात है कि प्राइवेट सेक्टर में सीक्रेसी होती है। प्राइवेट किसी भी पुलिस वाले से आप बात करें और उससे पूछें कि सर मेरी ये इशू है, मेरी बात सुने, मेरी, अगर आपकी बात ना सुने तो आप उसे कहें कि देखो मेरे टैक्स मनी से तुम्हें सैलरी मिलती है, ये मेरा टैक्स फाइलर हूं मैं, ये मैं टैक्स पेयर होल्डर हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, तो मेरी मेरी टैक्स के पैसों से तुम्हें सैलरी मिलती है, तो बात मेरी सुननी पड़ेगी। क्यों नहीं सुननी पड़ेगी? वो उठा के आपको अंदर डाल देगा, वो आपको लॉकअप में फेंक देगा, वो बदतमीजी करेगा, चालान पक्का, सजाएं, ये वो जितना बोलते जाएंगे उतना ही काम खराब। जबकि आप फॉरेन में हो, आप यूके में हैं, आप कनाडा में हैं, आप फ्रांस में हैं, किसी भी आप डेवलप्ड कंट्री में हैं, बाकी है जो मर्जी होता रहे, आप कोर्ट जाएं, वो आपकी बात सुनेंगे। कोर्ट नहीं सुनता, आप प्रोटेस्ट कर दें रोड के ऊपर, बड़े बड़े फैसले बदल देते हैं वो लोग। सिविलाइज नेशन हो गए, हमने टैक्स पेयर है भाई, हम टैक्स पे करते हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं और हमारी हालत देखें क्या है। तो सीक्रेसी इसलिए होती है, नहीं होती पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक फाइनेंस में सीक्रेसी इसीलिए रखी जाती कि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कैसे वो कह सकता है जी हम आपको क्यों बताएं। अब इसके फंक्शंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एलोकेटिव है, सबसे बड़ा फंक्शन तो पब्लिक फाइनेंस का एलोकेटिव है। एक जगह से पैसे टैक्स की शक्ल में इकट्ठे करने और दूसरी जगह पर एक्सपेंडिचर्स की शक्ल में, प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, सब्सिडीज की शक्ल में। वही कह रहा हूं ना सर मंसूर साहब, यही कह रहा हूं, हमारा अदालती निजाम कमजोर है, अदालती निजाम कमजोर है। अदालतें ठीक हो जाएं, मैं कहता हूं ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सारे ठीक हो जाए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जिनके पास ताकत है ना, जिन इदारों के पास ताकत है ज्यादा, वो भी अनफेयर है, वो भी फेयर नहीं हमारे साथ। जिनके पास ताकत है, समझ रहे मेरी बात आप? समझ तो रहे होंगे बातें मेरी। तो जिनके पास पावर है कुछ करने की, अगर वो फेयर हो जाए, सुधारी शुरू हो जाए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर और क्या प्रेसिडेंट और क्या सीएम और क्या सारा कुछ। ओके जी, पब्लिक फाइनेंस के फंक्शन में एलोकेटिव है, एलोकेशन गवर्नमेंट ने करनी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने फैसले करने होते हैं
कहां से टैक्सेस कलेक्ट होंगे, कहां एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, गवर्नमेंट ने फाइनेंस के जरिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड्स पे करने होते हैं। स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया जी। बाकी आप इसके पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, जो रिमेनिंग है वो आप पढ़ लीजिएगा। और हम शुरू करने लगे अब एमसीक्यूज। आप लोगों ने जरा पार्टिसिपेट करना है कि जो 2 चैप्टर पीछे पढ़े उन 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम करने लगे हैं। ओके, जी ये हो गया 7, 8, 9 से। चैप्टर 7 से शुरू करते हैं जी हम। चलें जी, जरा आप बताने हैं, आपने रिप्लाई करना है थोड़ा सोच के। अब जिन जिन लोगों ने चैप्टर 7, 9 और 10 को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है उन्हें ये एमसीक्यूज भी अच्छे से सॉल्व। टैक्स, सेल टैक्स, गेन टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी लेक्चर के अंदर मैंने ये चीजें डिस्कस की थी। बाकी लोग भी बताए ना। मैंने आप लोगों से कहा था, सब बच्चों से कहा था, सब स्टूडेंट से कहा था, जो लास्ट 30 मिनट होते हैं लेक्चर के इसमें स्किप ना किया करें, इसमें लॉग आउट ना किया करें। लास्ट 30 मिनट्स के अंदर हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज कर रहे होते हैं, जो आपका एग्जाम है उसकी बेसिकली प्रिपरेशन हो रही होती है। मैंने कहा था कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रख लिया करें, कुछ रिफ्रेशमेंट रख लिया। आप तो डिनर तक साथ कर सकते हैं,
हम तो डिनर नहीं कर सकते साथ, आप तो डिनर भी साथ कर सकते हैं, आप तो कोई भी काम साथ कर सकते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी, gain tax. Which of the following is example of indirect tax? Income tax, sale tax, gain tax, property tax. Correct answer is sales tax. B. Yes. Yes, sales tax. Four main phases of business cycle. Which one is not included? जैसे कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा हो. Which one is not included? Phase. ये boom, recession, depression, recovery, revival. Which one is not? Which one is not? बताइए, which one is not? Correct option is B. Inflation नहीं होता phase. Yes. Which of the following is not a feature of good taxation? It should be equitable. It should be economical. Rate should be same for everyone. It should be certain. Good taxation का फीचर नहीं है. इक्विटेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सर्टन भी होना चाहिए, रेट सेम नहीं होना चाहिए. रेट सेम होना ही तो गलत है. जीएसटी इसलिए तो गलत है. हाँ जी. इकोनॉमिक ग्रोथ इन इज एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम, कहता है कि सनती माशियात, मईशत जिसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आ सकती है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, innovations, capital production, all of the above. Yes, D. अभी चैप्टर 10 पढ़ा था. Out of following which is the most important source of revenue for the state? अब जरा ध्यान से सोच के जवाब देना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है गवर्नमेंट का? इंपोर्ट टैरिफ, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स. सर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि जिसके सेल्स टैक्स तो सबसे गंदा होता है सर. सेल टैक्स तो सबसे गंदा है, क्योंकि लगता किसी और पे कोई और करता है. नहीं, वेल्थ टैक्स भी डिस्करेज करता है ना. फिर लोग कहेंगे हम मेहनत करके वेल्थ इकट्ठी करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है. इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाओ भाई. एक तो इंपोर्ट बंद हो, लोकल इंडस्ट्री चले. इंपोर्ट बंद हो और लोकल इंडस्ट्री चले. और दूसरा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होता है इससे. ओके, डुअल बेनिफिट.
सर इंपोर्ट टैरिफ जो होता है उसका फायदा ये होता है, इंपोर्ट टैक्स लगता है, एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और दूसरी तरफ क्या फायदा होता है, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं जिससे लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होती है। हेलो, समझ आ गया क्यों? वजन फिर समझ आ गया कैसे? अच्छा जी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द रिसीव्ड्स इज रेफर टू प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। बजट क्यों? ये गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं प्लान्ड। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड, ये तो आसान है, ये तो चाइल्डिश किस्म का है। बताएं। आसान सा होता फिर भी आप कर लेते कंफ्यूज। दोबारा देखिए और बताएं एबीसीडी में से। जी डी, एग्जैक्टली डी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एम ऑफ द गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट का एम नहीं होना चाहिए? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट। ये तो सिंपल है ना जी, ये तो सीधा सीधा है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम इनइक्वालिटीज? हाँ जी, इनकम इनइक्वालिटीज कौन बढ़ाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रेग्रेसिव टैक्सेशन या फुल एम्प्लॉयमेंट? असल में थोड़ा सा रह गया था, अभी आप जब लेक्चर के बाद मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ पढ़ेंगे ना टैक्सेशन, उसमें ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। इनकम इनइक्वालिटीज कौन बढ़ाता है? रेग्रेसिव टैक्सेशन, क्योंकि गरीब पे और हैवी टैक्स होता है, अमीर पे लो टैक्स होता है, तो इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। बेनिफिट ऑफ टैरिफ, टैरिफ का क्या फायदा होता है? टैरिफ कहते हैं टैक्स ऑन इंपोर्ट। टैरिफ मीन टैक्स ऑन इंपोर्ट, टैक्स ऑन ट्रेड। तो टैरिफ लगने से, टैरिफ या टैक्स लगने से क्या होगा? मोर कंपटीशन? नो। इंक्रीज चॉइस? नो। मोर ट्रेड? नो। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू? यस। फोर्थ वन डी। और आखिरी पॉइंट आज का, द एबिलिटी टू पे टैक्स principle can best be demonstrated by sales, excise, highway toll, personal income tax। ये एक कंफ्यूज्ड कॉन्टेक्स्ट है, मैं इससे एग्री आमतौर पे नहीं करता हूं। कहता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल किस में ज्यादा अच्छा डिफाइन होता है? सेल टैक्स में नो, एक्साइज ड्यूटी में नो। जी एग्जैक्टली।
मेरा असल में इसके ऊपर इतराज ये है, सी और डी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना हाईवे पे भी क्या होता है, डिफरेंट सीसी की गाड़ियों पे डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, टोल टैक्स लगता है। और इनकम टैक्स भी हाई इनकम पे हाई और लो इनकम पे लो रखते हैं। इसलिए मेरा इसके बारे में एतराज है। मेरे ख्याल से ये दोनों कंफ्यूज्ड हैं। बाकी आपको समझ आ चुके हैं। जितना अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, जितना अच्छा इसको डिस्कस करेंगे, जितना अच्छी से पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। टेक केयर जी, see you tomorrow inshallah, not tomorrow but in next lecture inshallah.